जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे तन मन, और जैसा होवे तन मन वैसा हो जावे फिर जीवन। तो सुंदर जीवन मिले इसके लिए जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, तन और मन से भी, क्योंकि तन और मन से स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा जीवन भी स्वस्थ और सुंदर बन सकता है। कहते हैं जैसे संतुलित भोजन जो है हमारे स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है, वैसे ही चरित्र, पुस्तकें जो होती हैं, अच्छा साहित्य होता है, वो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। तो जितना हम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आज ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व, ऐसे ही शख्सियत स्टूडियो में हमारे साथ पधारी है, बन के हमारे मेहमान। लेकिन उससे पहले हम कहेंगे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मैं अनीता प्रधान, और आज के जो खास है मेहमान, उनको हम बाद में कराएंगे इंट्रोड्यूस, क्योंकि वो तुक जुड़ रहा था, मैंने मेहमान जोड़ दिया। हाँ। मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित, आप सगला रो घणे मान सू, घणे प्रेम सू, घणे कोट सू, घणे चाव सू आप रो बहुत स्वागत करा। हाँ, और जो आप बताओ कि जैड़ो खाओ अन्न, हाँ, वेड़ो वे मन। हाँ। तो अच्छा अन्न खाते हुए अच्छे मन से किताबें भी पढ़ेंगे। हाँ, क्यों? पण विक्रम जी, आज रा अपना जो पावना पधार्या छे, बाको मतलब कई परिचय तो बताओ, जो दर्शका ने पतो तो लागे कि कोण पधार्या छे आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ को परिचय है वे, आपने मैं एक शब्द में नहीं बता सकूं, क्योंकि वे पुलिस अधिकारी भी रहा है, वे वकील मतलब वकालत री पढ़ाई भी करी है, साइंस ग्रेजुएट भी रहा है, समाज सेवी भी है, राजनीति से भी जुड़ियोड़ा है। बहुत सौम्य, सरल, बहुत अलग नेचर रहा है। तो आप रो खेबा को मतलब गागर में सागर छे। गागर में सागर है, बिल्कुल। तो वारो नाम है, आप बताओ कि मैं बताऊं? आप ही बता दो। तो पर वानी बात करिए सो पहले एक बार और बात कर ला कि वारो जीवन जो रही है, राजनीति में अबार वे साथ है, समाज सेवा में साथ है, लेकिन पुलिस सर्विस में वे बहुत लंबो आपरो कार्यकाल निकालियो है। तो राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, काचरेवा साहब रो घणे मान स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। आज अलबेलो राजस्थान में आप पधारे, और बिल्कुल आपका अपने। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो आप अठे पधारे, ऐसा कैडो आपने महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके, फिर राजस्थानी सुन के तो और भी जोरदार अच्छो लाग रहा है कि जो अपनी मातृभाषा है बी कमाए जब बातचीत होए तो बी को एक आनंद ही अलग हो है। बीमा आदमी है, बिना वास्तविक जो जीवन जो आपका बचपन से ले रबार तक की जो एक यात्रा है, में जो मातृभूमि के साथ जुड़ाव है, मातृभाषा के साथ जुड़ाव है, हाँ। वो काफ़ी आनंद महसूस करे है, विश्व काफ़ी आनंद महसूस हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत आपने अच्छो लाग रही हो, तो अब पुरानी बात कर लें कोई अनीता जी? बिल्कुल करना। हाँ हाँ, और मैं तो मतलब पुलिस में जो रहा, मतलब राजस्थान पुलिस में, तो सबसे पहले तो जय हिंद करा सर ने, मतलब माँ का हिंदुस्तान का इतना ध्यान रखा। बिल्कुल। तो 1989 में सर राजस्थान पुलिस में प्रवेश के बाद? नहीं, मैं 1983 में पुलिस में गया था। पुलिस में गए थे आप? उससे पहले मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था। मैं राजस्थान पत्रिका है, उसमें उप संपादक के रूप में मैंने काम किया था जी। क्योंकि हमारे पिता बिशन सिंह जी शेखावत साहब भी उसी में सेवा दे रहे थे जी। तो जोधपुर में जब नया संस्करण खुला राजस्थान पत्रिका का, हाँ जी। तो हमको यहाँ से उप संपादक बनाकर नंद किशोर जी पारीक साहब के साथ जोधपुर भेजा गया। बिल्कुल। तो वहाँ जोधपुर रहा। जोधपुर में हमने राजस्थान पत्रिका को स्थापित करने का कार्य किया। नंद किशोर जी पारीक साहब, गोवर्धन जी हेडाऊ साहब, सुकुमार जी वर्मा, कमल श्रीमाली जी वगैरह, ये सब लोग थे। तो वहाँ पे हमने फिर राजस्थान पत्रिका को वहाँ स्थापित किया। उसके बाद मैं सहायक जनसंपर्क अधिकारी की जो परीक्षा दी थी उसमें भी पास हुआ, तो मैं सहायक जनसंपर्क अधिकारी भी रहा। और उसके तुरंत बाद ही मैं पुलिस की सेवाओं में भी उत्तीर्ण हो गया, तो फिर मैं पुलिस में चला गया। तो 83 में आप पुलिस मैं पुलिस में आ गया था। अब 83 से 84 तक हमने ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद में फिर हमने फील्ड का काम तो किया। जो पहली नियुक्ति मिलती है एक नौकरी के बाद, वो भी पुलिस की नौकरी? वो पुलिस की नौकरी। तो सीना तो गर्व से वैसे ही भरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ अनुभव रहे तब के, कहाँ मिली, क्या चुनौतियाँ रही, किस तरीके का वो कार्य था? ऐसा है कि पुलिस में अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहले तो जर्नलिज्म था, दूसरा सरकारी सेवा भी थी, पर वो सहायक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में थी, और उसके बाद पुलिस के रूप में। तो पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें आदमी को कई ऑप्शन मिलते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए। आदमी कोई भी व्यक्ति है, क्या कि
अगर किसी व्यक्ति को मुसीबत आती है तो उसको उस समय भगवान याद आते हैं और पुलिस याद आती है। कहीं पे भी जा रहा हो और संकट हो जाए उसके साथ में, हाँ। कोई घटना दुर्घटना कुछ भी होती है तो यह तो भगवान से उम्मीद करता है कि वो मेरी मदद करे जी और उस समय ये सोचता है कि भाई पुलिस हमारी आ जाए तो मदद कर दे। जी 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 चाहे आप कहीं जा रहे हो, कहीं दुर्घटना हो जाए, चाहे कहीं आगजनी हो जाए, चाहे कहीं पे कोई आपके साथ में अपराध होने की घटना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा लगता है कि पुलिस का काम है वो जनसेवा से सीधे जुड़ने का काम। जी बिल्कुल। तो इस दृष्टिकोण से मैंने राजस्थान पुलिस में जाने का फैसला किया और मुझे अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया पुलिस को, पुलिस की नौकरी को। मेरे पास जो भी कोई व्यक्ति आया वो मेरे से संतुष्ट होके गया और मैंने मेरे मन से और दिल से उसकी जो जायज़ अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने का काम किया। और उस संतोष के रूप में हमें जो पारितोषिक मिलता है ना, उसका तो मतलब कोई मुकाबला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका समाज भी उसको देखता है, विभाग भी देखता है और दूसरे जो लोग हैं आपके वो भी देखते जी। और उसी का परिणाम रहा कि पुलिस की नौकरी में काफ़ी उपलब्धियां हम लोगों को मिली। बड़े से बड़े जो मामले होते थे जिनके अंदर जनता में कई बार ऐसा लगता था कि ये मामले खुलने चाहिए जी। उनमें पुलिस के बड़े अधिकारी विश्वास करते थे और हम लोगों को उसमें लगाते थे। जी बिल्कुल। तो वो एक उनका विश्वास इसी कारण से था कि उनको पता था कि ये बिल्कुल डेडिकेशन से इस काम को करेंगे, ईमानदारी से काम को करेंगे और पूरी ताकत के साथ अपने जो भी अपना अंदर है पूरा लगाकर उस काम को करेंगे। तो यही था कि इसके कारण से काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स भी मिले। मैं समझता हूँ कि अच्छे से अच्छे जगहों पे काम करने का मौका मिला, जिन जगहों पे जाने के लिए लोग कई तरह की सिफारिशें कराते हैं हमको अपने आप ही मिली। अधिकारियों ने ये आगे रखा हमको कि हम उस क्षेत्र में जाकर अच्छे से अच्छा काम करें और उसी का परिणाम रहा कि मैं आपको कुछ बताता हूँ कि 1998 में राजस्थान पुलिस का जो पुलिस पदक है जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है वो मेरे को मतलब आप समझिए 15 साल की सर्विस पे मिल गया। जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15 साल की सर्विस होनी चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उस पे मेरे को पुलिस पदक मिला प्रेसिडेंट की तरफ से। जी जी जी। और उसके बाद 10 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने की। जी। मतलब आपको यदि किसी को पुलिस पदक मिला हुआ है उसको 10 साल के बाद में हाईएस्ट पुलिस का जो सम्मान है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल वो मिलता है। वो मेरे को 2006 में मिला। आपकी सारी झलकियां देखो आप स्क्रीन में भी दिख रही है। 2006 में मिला महोदया। तो ये कि आत्मसंतोष का विषय है। हाँ। और इससे ऐसा लगता है कि आदमी यदि काम करता है तो उसको निश्चित रूप से सब लोग उसको सराहना भी करते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। और हमें निश्चित रूप से ऐसा लगा कि अधिकारियों ने, वहाँ के क्षेत्र की जनता ने, वहाँ के क्षेत्र के संगठनों ने, सब लोगों ने हमारा हर कदम पर सहयोग किया। जयपुर के सांप्रदायिक दंगे थे, उस दरमियान में मैं जयपुर में कोतवाली में पदस्थापित था और उस समय ऐसा था कि बहुत ही तनाव की स्थिति थी, परंतु हमने हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी जिससे लोगों को ये कहने का मौका मिले कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल। और आपकी जिंदगी जुड़ी बहुत सारी बातें और मैं करा ला, लेकिन जो आप एक तस्वीर देखी थी तो तस्वीर का माध्यम से करा कुछ आप इस तस्वीर संजोर लाया हमें। आपने साथ साथ जैसे आ देखो आप तस्वीर जो आप जिक्र करियो वो सर्वोच्च पदक हो, राष्ट्रपति सर्वोच्च पदक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल का। ये 2006 में मिला और 1998 में आप प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी के साथ हो आप। हाँ, अरे है कलाम अब्दुल कलाम साहब के साथ। हाँ। और अमित शाह जी, ये सारी याद आपके जीवन से जुड़ी हुई है। ये जो है वसुंधरा जी के साथ जो फोटो है ये पहली बार पुलिस में ये और बाबू साहब आप रही पूरी छाया आप रे मत है। जेपी नड्डा जी, ये मेरे समधी है नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब। अच्छा। मेरी बच्ची है, इनके बच्चे को जी। और आप राजनीतिक जीवन भी झलके आएगी। ओम बिरला साहब,
एक एक तस्वीर जो होती है, कई शब्द, कई सारी बातें बिल्कुल बयान कर बिल्कुल। जाती और है। बातें चाले और सागे सागे तस्वीर चाले से जाने समा हाँ, बहुत नहीं, अलग बन अच्छा जाए। लगता है, तो सही आप बात। इतनी बातें सुनता, आप एक एक बात जाननी चाहो, पर मन में एक सवाल आयो अनीता जी के आप विज्ञान भी पढ़ाई करी, बीएससी करी, आप लॉ भी करी, आप हाँ। पत्रकारिता भी करी, पत्रकारिता शुरुआत करी, फिर आगे सहायक जनसंपर्क अधिकारी भी बनना चाहता, फिर पुलिस में आया, तो आप सबसे ज्यादा अपने सेटिस्फेक्शन की नौकरी में मिलो यार, आप बढ़ना कहीं चाहता? बेसिकली क्या है कि एक तो अभी जो हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई आदमी प्लान करके कुछ भी नहीं होता। हाँ। जैसे उसको अवसर मिलता है उसी के हिसाब से ढलने का प्रयास करता है। पर मैं छोटा जन तो एक होता सा परिवार पहले- उठाने, ओ हाँ, बढ़ना हाँ, है, वो हाँ, बढ़ना है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। आप सपना हुआ करे ना बड़ा-बड़ा। बचपन में हो तो मैं मार ननियाल कमा एक अच्छा ज्योतिषी आ, अच्छा। मैं बोलता को नहीं, बस मैं हाँ। इशारा से भी बात करता। अरे वाह। तो मैं कई इशारों सब करी हुई? पूछता मैं कि भाई काई बनसी हाँ। भाई हर आदमी बच्चा की इच्छा होएगी भाई पूछे, बतावे बिल्कुल। भाई मैं काई बनागा। हाँ। तो वो बोलते तो वो हमेशा यूं ही कहता है। अच्छा, वो यूं जय हिंद कहते करता। तो उनका ये कहने का मतलब था कि भाई आप कहीं ना कहीं सेना वेना में जानेंगे। हाँ। वाह वाह। पहले मेरी इच्छा जरूर सेना में जाने की थी, उसके लिए मैंने परीक्षाएं भी दी थी, पर वो नहीं पास हो पाया उनमें। परंतु बाद में फिर पुलिस में इनमें हम लोग आ गए, पुलिस में हमने पास होके, और बड़ी संतुष्टि रही मुझे पुलिस के काम में। तो पहली बार आप तैयारी करी, पहली बार में आपको हाँ, सिलेक्शन? पहली बार में APRO पहली बार में पुलिस में सर मैं सेलेक्ट हुआ। हाँ। उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला और कोई एग्जाम देने का। सही अरे है। वाह, ये वाह, है मतलब कि हर पुलिस चीज में अब- इतने रम गए, इतने, क्योंकि आप किसी भी सर्विस में अगर आप जाते हो तो या तो आप जाओ मत, और जाओ तो उसकी जो भी अपेक्षाएं हैं समाज की, उस विभाग की और उन लोगों की, तो लोगों की भी है, जनता की भी है। अब उन अपेक्षाओं को आप पूरा नहीं करो और फिर आप एक पैर इधर रखोगे, फिर आप दूसरे की पढ़ाई करते रहोगे, तो या तो आप उसको क्विट करो, छोड़ो उसको। हाँ। अगर आपको ये मन में इच्छा है कि साहब, मैं कई बार देखता हूँ कई डॉक्टर हैं वो फिर IAS की भी कोशिश करते हैं, फिर वो डॉक्टर की जो एक बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त की, सरकार ने उनके ऊपर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा लगाया उनको, वो छोड़ के फिर वो कहते हैं पुलिस में आ जाएंगे, IAS बन जाएंगे। वो नौकरी छोड़ के उधर जाएंगे। तो वो थोड़ा सा यूँ लगता है कि आदमी को जहाँ मौका मिलता है वहाँ उसको पूरा देना चाहिए, पर अगर वो नहीं है तो क्विट कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जीवन में संतुष्टि और संतुष्टि है वो आपको उस काम के प्रति हाँ, होनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको जो दिया है दिया वो है। बहुत दिया, और उसके माध्यम से हम कितना लोगों की जीवन कोई अपॉर्चुनिटी है वो कम नहीं है। जी अब कोई अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। जी। कोई बड़े से बड़ा आदमी हो के भी अकेला रह सकता है, हाँ। और कोई छोटे से छोटा आदमी भी अपने जीवन के अंदर समाज के लोगों के साथ जुड़ सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उनको अपना बना सकता है और उनका अपना हो सकता है। सही बात है। ये अगर उसमें भावना है तो उसके लिए पद का कोई महत्व कोई नहीं, वो नहीं, बिल्कुल कोई सही महत्व कह नहीं रहे है, हैं। मैं जी। समझता हूँ। तो आपके कार्यकाल में बहुत सारी याद आ रही वाला अनीता जी, और जब दिमाग में आवे कि आप इतना लोडेड मतलब कि आप विज्ञान ने तो जानते ही, साथ पत्रकारिता के साथ आप जनमानसों भी जुड़ गया और सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था भी आप समझ ली। मेरे बाद में आपकी पहली पोस्टिंग की जगह हुई और वो कहीं अनुभव हुआ आपके? पहली पोस्टिंग मेरी अलवर में हुई, किशनगढ़ बास में, और फिर उसके बाद में तिजारा भी रहा, खैरथल भी रहा, फिर भरतपुर में भी रहा, धौलपुर में भी रहा, सवाई माधोपुर में भी रहा, फिर मैं जयपुर में आया। जी। तो जयपुर में हमारे सबसे अच्छे काम जो करने का मौका मिला मेरे को, वो एक तो विधायकपुरी में मिला। विधायकपुरी पुलिस स्टेशन था, वो सबसे हिंदुस्तान में उत्तर भारत का पहला पुलिस स्टेशन था जिसको ISO से सर्टिफाइड कराया। जी। अच्छा। क्या है कि पुलिस के बारे में लोगों की आम धारणा अच्छी नहीं है, और उसका कारण है हमारा व्यवहार। पुलिस कर्मियों में अहंकार की भावना है, आपके काम के प्रति वो एक जो उनका विश्वास होना चाहिए जनता में, वो नहीं जीत पाते। तो सर्विस डिलीवरी के नाम पर हमने ISO सर्टिफिकेशन लिया, और BVQI जो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है जो कि ISO से सर्टिफाइड करती है। बिल्कुल। और एक बात जोड़ दूं कि आप जड़ा अधिकारी आया और उन बाद में पुलिस रियाज की छवि है वह भी बहुत बदल गई है। तो अब उसका निष्ठावान अधिकारी आप जड़ा, और आपके साथ अब कुछ और भी आया, तो पुलिस की परिपाटी भी कुछ बदली तो है। वो निश्चित रूप से उस समय हमारे पुलिस महानिदेशक थे अमरजीत सिंह जी गिल, हमारे SP थे संजय अग्रवाल जी, और हमारे IG थे OP गल्होत्रा साहब। ये सभी बड़े इंटरेस्ट इन्होंने लिया, बड़ा सहयोग किया इन्होंने, और पूरी ताकत इन सब ने हमारे को गाइड करने में लगाई। और हमने, हमारे जो साथी थे पूरे पुलिस नीचे के हमारे अधीनस्थ कर्मचारी, क्योंकि एक मिसाल कायम होनी थी कि भाई पहली पुलिस भी अपनी सर्विस डिलीवरी है वो
टाइम बाउंड कर सकती है। जी। उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे आएगा तो उसको अपनी एफआईआर देगा। ये कि नवाचार था, एफआईआर देने के बाद उसको तुरंत रसीद दी जाएगी। अभी कोई जाता है पुलिस रसीद नहीं देती। उसका ये पता नहीं, वो बेचारा घूमता ही रहता है, साहब मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रसीद दी जाती। रसीद देने के बाद में फिर उसके बाद तय था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बेलेबल ऑफेंस है तो आपकी 15 दिन के अंदर अंदर उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर 10 साल तक की सज़ा है तो उसको 1 महीने में करेंगे, और अगर आजीवन कारावास की या मृत्युदंड की सज़ा के प्रावधान अगर उस प्रकरण में है तो 3 महीने के अंदर उस केस का निस्तारण करेंगे। वही सर्विस डिलीवरी हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में थी, पासपोर्ट के बारे में थी, और घरेलू नौकरों के सत्यापन के बारे में थी। ये सब बातें उसके अंदर रखी कि 7 दिन के अंदर अंदर हम जनता को ये कहेंगे कि भाई आपका ये काम हमारा हो गया है। तो ये हमारा जो माल खाना था उसमें लोगों को माल ही नहीं मिलता था। साहब मेरा माल चोरी हो गया था, वो मिल गया, ढूंढते रहते। उनको सबको ढंग से माल खाने में सुव्यवस्थित करना। 1 मिनट के अंदर 1947 की एफआईआर, 1952 की चार्जशीट, 1958 का कोई भी आर्टिकल, उसको 1 मिनट के अंदर निकाल के देना उसमें पड़ता था। तो वो हमने उसको अचीव किया। हमारा जो स्वागत केंद्र था, उस स्वागत केंद्र पे हमने ऐसी ये जो एयर होस्टेस एकेडमी थी, वहाँ की बच्चियों को हमने बुला के उनसे हमारे पूरा जो स्टाफ था उसको ट्रेन कराया। कई लोग तो चक्कर खा गए, बोले कि साहब ये हम थाने पे फोन करते हैं तो वहाँ बोले ऐसी मधुर आवाज में कौन बोलते हैं, तो उनको लगा नहीं कि हमने पुलिस स्टेशन पे फोन कर दिया, कहीं गलती तो नहीं कर दी है। तो ये ट्रेनिंग सब रहे होती है जो? हाँ, ये सभी लोगों को बहुत बढ़िया। ये एक नया कंसेप्ट। और फिर उसके बाद हमारे गिल साहब थे, उन्होंने पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर इसका सर्टिफिकेशन का किया। वसुंधरा राजे जी हमारे पुलिस स्टेशन पे गई, उन्होंने हमारा पूरा पुलिस स्टेशन देखा, वहीं पे भोजन किया उन्होंने। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो आईएसओ का प्रेजेंटेशन था, पूरे डायरेक्टर जनरल, पूरे पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। उस दिल्ली के सम्मेलन में पहली बार कोई आरपीएस अधिकारी था, उसको वहाँ जाने का मौका मिला। वो सिर्फ आईपीएस अधिकारी उसमें थे। तो नीना सिंह जी जो कि अभी थोड़े दिनों पहले रिटायर हुई हैं, वो और हम दोनों गए और हमने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया। तो कई राज्यों ने उसको अपनाया और उन्होंने गुजरात के जो सभी पुलिस स्टेशन थे उस समय सब आईएसओ सर्टिफाइड हुए। तो उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने उसको पिकअप किया और उन्होंने अपने पूरे पुलिस स्टेशंस को वहाँ पे वो किया। जी। पुलिस के कामकाज के दौरान कई ऐसे जोरदार केस भी हुए जिनमें भी हमारे को अच्छा सम्मान मिला। जो एक शिवानी जडेजा नाम की लड़की थी, जो यहाँ पे स्कूली छात्रा थी, उसके ऊपर एसिड फेंक कर उसके पूरे चेहरे को विकृत कर दिया गया था। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था और उसमें केस को राजस्थान की पुलिस ने काफ़ी गहराइयों तक उसका इन्वेस्टिगेशन किया, पर वो उसमें एक्यूज को पकड़ नहीं पाई। वो मामला सीबीआई को चला गया। सीबीआई उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती रही, पर हम जब कोतवाली में थे तो उसका क्लू हमने निकाला और क्लू निकाल के वो जो भी अपराधी थे, आरिफ वगैरह, उनको हमने सबको अतीक वगैरह को हमने गिरफ्तार किया। अतीक खान था और एक आरिफ मोहम्मद था, उन्होंने बच्ची के बिल्कुल। तो कुल बहुत यादगार आपका लम्हा। और आपरी उसमें हमारे को बहुत अच्छा अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने हमको 12 बोर बंदूक से हमारे को सम्मानित किया। अच्छा। और सीबीआई ने 50,000 रुपए का इनाम दिया। अरे वाह। और बहुत अच्छा लगा कि तो कार्यशैली जब इतनी प्रभावी होती है तो मान सम्मान उसके आगे बहुत छोटा होता है सर। लेकिन मान सम्मान और पुरस्कार जब मिलते हैं जीवन में, बहुत उत्साह बढ़ता है, कुछ नया करने का मन करता है। कैसा महसूस हुआ जब पुलिस पदक मिले आपको, राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार मिला, पदक मिला? सम्मान, बिल्कुल। तो जिम्मेदारियां, मतलब अच्छा तो लगता ही है, लेकिन जिम्मेदारियां, चुनौतियां जीवन में और बढ़ जाती है। तो क्या कुछ उस वक्त आपको महसूस हुआ कि क्या मुझे अब और अच्छा करना है, यहाँ ये कमी है? कोई भी पुरस्कार मिलता है तो उसके बाद आप ये निश्चित रूप से मानिए कि एक चुनौती है। अपने आप को, समाज को, जो समाज हमको दे रहा है जी, उसको वापस लौटाने की एक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आज हमको पुलिस के अंदर इतने अच्छे साधन दे रहे हैं, हमारे को वेतन दे रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, विश्वास है जनता को। हाँ, और साथ में पुरस्कार दे रहे हैं, जो कि हमारा काम है। उस काम को करने के हमको हमारा विभाग, हमारा समाज हमको सम्मानित कर रहा है, तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है।
हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि समाज हमको दे रहा है तो हम भी समाज को वापस कुछ लौटाएं। और ये मन की भावना रहती है। इसी से एक प्रेरणा मिलती है कि हर कोई व्यक्ति जो हमारे साथ संपर्क में आए या जिसकी किसी का कोई भी संकट हो या उसको ऐसा लगता हो कि हमारी कहीं ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करें। इसी भावना से फिर काम करने का एक अवसर मिलता है। हाँ हाँ। तो सर अगर बचपन की पगडंडी की ओर रुख किया जाए आपके, कैसा था पारिवारिक माहौल, प्रारंभिक शिक्षा, बचपन मराठी भाषा में सुन ले आप? हाँ, बचपन तो देखो हमारी माँ के साये में ही ज़्यादा निकला जी। वो हमारे पिताजी थे, वो तो समाज सेवा में थे। वो तो ये मान के चलो उनका जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित था जी। तो उनका सानिध्य तो हमको बहुत कम मिलता था, पर हमारी माँ थी, वो बहुत ही पूजा पाठ की, मतलब देवी स्वरूप थी। तो उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों का सुबह पहले यही नियम था कि हमारे यहाँ गांधीनगर में एक शिव जी का मंदिर था, तो वहाँ हमारी डेली यही था कि भाई सुबह पहले नहाना धोना और उसके बाद एक जल का लोटा लेना, उसके ऊपर एक दूध का छोटा लोटा लेना, फिर एक बास्केट लेना, उसमें दही, उसमें चीनी, बूरा वगैरह, घी वगैरह सब, बेल पत्र वगैरह सब लेके जाना। और एक स्मृति आप देखे हो और कुछ याद आ जाए बचपन आप? बिल्कुल। तो बताया ना आपको, मतलब पूरे घर का जो हमारा वातावरण था बहुत ही सांस्कारिक वातावरण और बहुत ही जिसको शाकाहारी वातावरण था। हम जाति से राजपूत थे, मगर हमारे घर में कभी कोई इस तरह का जो भी जो होते एक हमारे वो इस तरह का कभी कोई वो नहीं था। और बड़ा धार्मिक वातावरण रहा, तो उसका बहुत असर पड़ा। और साधन भी बहुत कम थे उस समय, पर उन अभाव के बावजूद जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ सीखने का मौका जी। पिता की वो प्रेरणा भी रही शायद, जन सेवा। उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। वो एक शिक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक संघ के प्रचारक के रूप में, एक राजनेता के रूप में उन्होंने हर दृष्टिकोण से समाज के साथ जुड़ने की कोशिश की। आज तक उनके एक जिसका भाई राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो, 1 बार उपराष्ट्रपति रहा हो, और जिनको राजनीति में लाने का श्रेय इनको खुद को जाता हो और उसके ऊपर एक नए पैसे का दाग कभी जिंदगी में नहीं लगा। मैं समझता हूं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा अगर तोहफा है ईश्वर का, तो वो ये है कि उनकी जो ईमानदारी और सादगी, आज हम जब कहीं पे भी जाते हैं तो हमको लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि साहब बिशन सिंह जी जैसा सादगी वाला जीवन और उच्च विचार वाला जीवन है, वो बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन सब उनका आशीर्वाद है। और भैरव सिंह जी ने जिस तरह से, हमारे जो ताऊ जी है, उन्होंने जिस प्रकार से एक साधारण परिवार से उठकर अपनी मेहनत के बल पर लोगों के साथ संपर्क करके रात दिन मेहनत करके, और आप ये देखिए एक पुलिस का व्यक्ति जब राजनीति में जाए और राजनीति में जाके वहाँ के राजनीति के लोगों के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित करें और धीरे 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 अपने सफ़र को कैसे आगे बढ़े, कि राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बनने का उनको गौरव मिला और उपराष्ट्रपति बनने का गौरव मिला उनको। उनका मैं समझता हूँ कि वो प्रेरणादायक इंसान थे। जब भी हम उनसे मिलते थे तो हमेशा एक प्रेरणा मिलती थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करो, मेहनत करो और अपने दम पर करो। उनका हमेशा यही कहना होता था कि अपने दम पर कोशिश करो कि कुछ न कुछ आगे करके आगे बढ़ो। बिल्कुल, परिवार का वो आशीर्वाद, वो मेहनत, वो विश्वास जो जताया गया, वो पूरी जनता ने उनके प्रति जताया था। सर अगर आपकी कार्यशैली की बात करें, चाहे वो पुलिस सेवा की बात करें, हम पत्रकारिता की बात करें, राजनेता के रूप में बात करें या जनसेवा के रूप में, हमेशा एक सादगी और एक अनुशासन आपकी लाइफ में हमेशा दिखा। क्यों विक्रम जी, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल। उसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? इसके पीछे तो पारिवारिक वातावरण और जो हमारी मदर ने, माता जी ने, रतन कंवर जी ने हमारे को जो एक धार्मिक वातावरण दिया और एक कठिनाइयों में जूझने का, कम साधनों में जीने का जो एक जज्बा सिखाया उन्होंने। हमारे पिताजी ने जो ईमानदारी की मिसाल का इनकी, हम मतलब उनको आज, पहले तो हम लोगों को लगता था कि यह क्या हो रहा है, परंतु आज हमको लगता है कि नहीं, वो बहुत सही रास्ता था उनका। और उन्होंने जो जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त की, निश्चित रूप से हम उसके मतलब उस स्तर तक तो हम नहीं पहुंच सकते, पर कम से कम उन दोनों व्यक्तियों का जिन्होंने इतना नाम यश पूरे राजस्थान में कमाया है, उसको हम कहीं ना कहीं कम नहीं कर दें।
ये माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा माता अपने पिता बच्चों का के हमेशा साथ रहता आशीर्वाद है। लेकिन उसके अलावा भी जीवन में कई लोग ऐसे जुड़ते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए प्रेरणा स्वरूप हमारा काम करते हैं। कुछ न कुछ और सिखा क्योंकि जाते मैं हैं। तो एक औरत हूँ, तो हर सफल आदमी के पीछे कहते हैं ना किसी न किसी औरत का हाथ होता है। सही बात है, मर्म समझ गया आपकी आप बात। हाँ, मैं निश्चित रूप से आपकी बात को, अब जब हम पुलिस की सेवा में थे जी तो मैं आपको बताऊं कि हमारी पत्नी वो जी, उनके जी, जो पिताजी थे वो सेना में थे। जी तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम बाहर निकलते थे तो लोग हमको ये कहते थे कि यार आपका टर्नआउट बहुत जोरदार है, मतलब ड्रेस वगैरह जूते वगैरह सब। तो मतलब हमारी धर्मपत्नी ने हमारा बहुत सहयोग किया, वो हर क्षण में हर कठिनाई में हमारे साथ खड़ी रही। और मतलब जितना काम मैं समझता हूँ कि वो अपने घर में खुद कर सकती है वो करती है, खुद आज भी घर में साफ सफाई का काम खुद करती है, हमारी ड्रेस खुद लगाती थी, ड्रेस के प्रेस खुद करती थी। और वो हमारे जो भी रिबन्स वगैरह जो भी हमारे स्टार्स वगैरह हमारी वो लगा के, तो हमारे वो कई अफसर पूछते थे भैया उनको चमकाने के साथ जीवन चमकाने का काम चमकाने का काम उन्होंने तो एक किया। बड़ा सैल्यूट तो निश्चित उनको रूप से बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल, बहुत बिग बहुत सैल्यूट। धन्यवाद देना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही मेहनत की इस परिवार को आगे बढ़ाने में, उनके कंट्रीब्यूशन को कहीं अपन नकार नहीं सकते। बहुत खास बात बताइए सर। बहुत बहुत हाँ? इतनी प्रेरणादायी बातें और आप खास सुन बात रहे हैं। बता अच्छा, दी। तो आज के दिन से जुड़ी और भी कुछ खास बातें हैं तो विक्रम आई जी? कहनी चाह रहे तो और भी खास बात देख ले साहब, ये खास बात तो इशारों तो मैं समझ गई। हाँ, आज 4 तारीख है और आज के दिन कई खास बातें हैं, आप देख लें। देखो आज 4 नवंबर से जुड़ा 4 इतिहास। नवंबर जुड़े हुए इतिहास। 4 नवंबर 1929 बेंगलोर में जन्मी शकुंतला देवी एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ, लेखिका और मानसिक गणनाकार थीं। वे जटिल गणितीय समस्याओं को मानसिक रूप से हल करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जानी जाती थीं। अपने विलक्षण गणना कौशल के कारण उन्हें अक्सर मानव कंप्यूटर कहा जाता था। क्या बात है। मानव कंप्यूटर की उपाधि इन्हें दी गई। तो आज 4 नवंबर 1934 को जन्मी विजया मेहता एक प्रसिद्ध मराठी फिल्म एवं रंगमंच निर्देशक तथा अभिनेत्री हैं। उन्होंने अनेक मराठी फिल्मों और नाटकों में भी कार्य किया और अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से वो सम्मानित भी हुई किया गया है। अलबेलो राजस्थान का मन से बधाई देव। हाँ, बिल्कुल। 4 नवंबर 1944 को जन्मी पद्मावती बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी हैं। वे भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला थीं। उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक तथा अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। ये हम देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना पूर्व अधिकारी और वे एयर मार्शल का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बहुत गर्व की बात है ये। तो 4 नवंबर 1965 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में जन्मे मिलिंद सोमन, ये एक प्रसिद्ध भारतीय सुपर मॉडल है, अभिनेता और फिटनेस प्रेमी है और वे मॉडलिंग और मनोरंजन उद्योग में अपने योगदान के साथ साथ स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रति अपने समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल जाने जाते हैं। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में जन्मी तब्बू, पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी, एक अत्यंत प्रशंसित भारतीय अभिनेत्री हैं। वे हिंदी फिल्म उद्योग के साथ साथ क्षेत्रीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए जानी जाती हैं। तब्बू बिल्कुल। और तब्बू ने अपने भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में अपना एक अलग स्थान बनाया और उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1982 में फिल्म बाजार से की थी और जबकि उन्हें व्यापक पहचान तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 से मिली थी। 4 नवंबर 1928 को जन्मे वधूवर वीरवल्ली श्रीनिवास देसिकाचारी भारत के महान विद्वान थे। उन्हें 2001 में राष्ट्रपति द्वारा संस्कृत विद्वान के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 4 नवंबर से जुड़ा इतिहास है। इतनी खास बातें हैं। बिल्कुल। और खास बातें खूब सारी चाली थी। तो सब आपने जो जीवन रो एक क्रम रहो आप अलग अलग उन क्रम में एक नयो जो राजनीति तरफ आप पधारे उन बीच में एक सवाल दिमाग में आवे कि आप कॉलेज के टाइम में भी कभी सोचो कि मैं कोई छात्र नेता बनूं या और बाद में अब सीधो राजनीति रो सोचो? कॉलेज के समय भी रहे हम, कॉलेज में छात्र आंदोलन में भी जेल में रहे। ये राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब के साथ हम जेल में रहे। अरे वाह। महाराजा कॉलेज से जब हम यहाँ छात्र आंदोलन हुआ था तो विश्वविद्यालय में आए थे तो अपनी मांगों को लेकर हमारे को गिरफ्तार किया। 18 दिन हम जेल में रहकर आए। उस समय ये
कांग्रेस के नेता चंद्रभान जी वगैरह ये सब महावीर तो अंकुर फूट चुके हैं कॉलेज के टाइम में। हाँ। तो वही मैं पूछना चाहूँ, जब आप एक पुलिस सर्विस आप वीआरएस लिए हो, तो वो कई क्षण हो जब आप सोचे हो कि बस अब तो मैं पुलिस सर्विस बहुत अच्छे से निभा ली, अब मैंने समाज सेवा करनी और राजनीति में आना। और लोग ये भी सोचते हैं कि अब आराम की जिंदगी जिएंगे, हाँ, पर करेंगे। आप तो उस एकदम वक्त आपने एक ये नई चीज decide कर किया। लिया। वो क्या था कि सन 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए। जी मैं उस समय यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑफिसर था जयपुर में। तो उस समय हमारा पूरा परिवार में राजनीतिक वातावरण तो रहा ही है जी। हमारे घर में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब इनका वातावरण बना ही रहता है। बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में राजनीति तो का वातावरण तो बना रहता था, मन में भी रहती थी, पर पुलिस में इतने अच्छे ढंग से काम कर रहे थे तो कभी इस बारे में सोचा नहीं कि भाई हमको कोई राजनीति के विषय भी। हाँ, एक किस्सा जरूर है। मेरे 1993 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय मेरे पिताजी थे, वो मेरे को जरूर राजनीति में लाना चाहते थे। अच्छा। तो मैं एक पुलिस स्टेशन पे था, तो मेरे पुलिस स्टेशन पे अपने कई लोगों के साथ आ गए। हाँ। आके उन्होंने कहा कि आप तो नौकरी छोड़िए। अच्छा। मेरे 83 में तो नौकरी लगी और 93 में मैं नौकरी छोड़ दूं। हाँ। ये मैंने कहा मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। कि क्यों नहीं छोड़ सकता, आप चुनाव लड़ाएंगे तेरे को दातारामगढ़ से। हाँ। तो मैंने कहा जी आप चुनाव तो लड़ा लोगे, पर ये मैंने कहा अभी तो बच्चों की शादी हुई है मेरे। उस समय एक बच्चा और एक बच्ची, बच्ची तो 2 साल की थी, बच्चा 8 साल का था। तो मैंने कहा अभी नौकरी लगी है पक्की, तो अभी राजनीति में जाना तो ठीक नहीं है। तो मैंने उनको काफ़ी समझाने का प्रयास किया, पर वो माने नहीं और बिल्कुल नाराज़ होकर मेरे वहाँ से चले गए। उनका एक बात मुझे हमेशा याद रहती थी। वो ये कहते थे कि भगवान राम थे, उन्होंने अपने पिता के कहने पर पूरा राजपाट त्याग दिया और 14 साल वन में चले गए। तुम एक छोटी सी नौकरी नहीं छोड़ सकते हो मेरे लिए। इमोशनल ब्लैकमेल करता है आपने, पर होया को नहीं आप। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए एक छोटी सी नौकरी नहीं छोड़ सकते। हाँ। कि भाई मैं आपको ले जा रहा हूँ राजनीति में। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप चुनाव, मैंने कहा अभी मेरा मन बिल्कुल वास्तव में नहीं है। उनको समझाने का बड़ा प्रयास किया, तब जाके वो माने। तो उसके बाद वो बात मेरे मन में हमेशा खटकती रही। वो ये खटकती रही कि वो मेरे को उन्होंने भगवान राम से तुलना करके हमारा सब कुछ ये कर दिया कि जज्बा भी था कि पुलिस सेवा में आने की जो शपथ थी वो थी। मैंने कहा इतना वो अच्छा काम हम कर रहे थे, तो उसको एकदम से छोड़ना। तो फिर उसके बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद धीरे धीरे फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि 2009 में नरेंद्र मोदी जी यहाँ जयपुर आए। और उस समय उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर था। तो उनका जब देखा कि उस समय जिस तरह का वातावरण चल रहा था, राजनीतिक वातावरण था जिसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा थे, कई बड़े बड़े नेता जेलों में जा रहे थे, कई अधिकारी थे वो भी जेलों में जा रहे थे, और एक देश में एक इस तरह का वातावरण पैदा हो गया था। और वातावरण की बात में और देखो, और आप तस्वीर और वातावरण और मजबूत बना रही है। आप मुलाकात वही तस्वीर है जब आप मिलिया? नहीं, ये तब की नहीं है, तो बाद की जी। तो उसमें ये तो राजनीतिक क्षेत्र की है, वो पुलिस की थी। अच्छा, पुलिस में थे वर्दी में। हाँ, जब उनके साथ तो उनका जो एक मिशन था, उस विजन था, मैं समझता था कि भाई इसमें हमको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पर ये 2009 की बात थी। उसी में लाल कृष्ण जी अडवाणी साहब थे, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको आगे रखा गया था प्रधानमंत्री के रूप में, और वो इसका चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो वो मुझे मिले वहीं पे ही। तो वहाँ की उनका जो एक था कि हमारे परिवार के साथ जुड़ाव था, वो बहुत गहरा जुड़ाव था। और वो मेरे पिताजी उनके साथ, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में अपना जीवन वहाँ पे उनके साथ निकाला था। तो वो भी बड़े भावुक हो गए। वो यहाँ से चोमू जा रहे थे। अच्छा, तो हवाई जहाज़ से उतरे जयपुर एयरपोर्ट पर, हेलीकॉप्टर से उनको चोमू जाना था। तो जब बैठने लगे तो रामदास जी अग्रवाल उनके साथ थे, उन्होंने कहा हमारा परिचय कराया। तो वो साहब, उन्होंने जब हमारे पिताजी का नाम लिया हमने, तो बहुत भावुक हो गए। और उन्होंने ये कहा कि बिशन सिंह जी ही के कारण ही, वो भैरव सिंह जी को भी राजनीति में लेके आने वाले वही थे, उनके कारण से ही हम उनको लेके आए। और उन्होंने फिर हमसे काफ़ी गहरी घरेलू बातें की, और उनका ये मन था कि भाई आपको भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो ये उनका आग्रह था, कि उनका एक मन था। उसके बाद उन्होंने अपने दीपक चोपड़ा जी को कहा कि भाई आप इनको
बुलाओ। मैं 2-4 बार उनसे मिला भी। उनका ये कहना था कि भाई आपको राजनीति में आना चाहिए, पर मैं तब तक अपना मानस है बढ़ा नहीं पाया। पर जब 2012 में जब ये चुनाव आने वाले थे लोकसभा के, उस समय मेरा मन कुछ इस तरह के राजनीतिज्ञ लोग थे, उन्होंने भी कहा कि भाई आप आ जाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। तो मैं फिर ये मान कर कि अब मोदी जी के साथ हमको इस देश में इनका सहयोग करना है। अब जो कुछ समाज ने हमको दिया है वो हमको एक बड़े समाज की सेवा करने के लिए, एक मतलब पहले पुलिस तो एक छोटा सा समाज था, अब एक विस्तृत समाज, एक वृहद समाज में हम अपने व्यापकता के रूप में अपन कहीं, ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस में कोई कमजोरी थी या ऐसा वो नहीं था, पर वो उसका दायरा एक बहुत छोटा था। तो अब अगर हम इसको अगर दायरे को बढ़ाना है और बढ़ा के लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से, अपने काम करने के तरीके से, अपने खुद के जज्बे से और डिसिप्लिन से, और मैं आपको बताऊं आज भी मतलब मैं पूरी लाइफ है पूरी डिसिप्लिन्ड है। मैं 5:45 बजे सेंट्रल पार्क पहुंचता हूं तो पहुंचता ही हूं, 5:45 पे पहुंचना ही है। 1 मिनट की भी लेट होती है तो मुझे पीड़ा होती है कि मैं 1 मिनट लेट कैसे हुआ। तो ये एक अनुशासन जीवन में जो पुलिस के माध्यम से आया, कि इसके माध्यम से ये सोचा कि हम निश्चित रूप से इसमें काम करेंगे तो अच्छा है, जन सेवा करेंगे। और धीरे धीरे फिर मैं इस क्षेत्र में जुड़ा और मुझे अच्छा लगा। आज की समय में मैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे एक मुझे बड़ा वो दिया हुआ है, दायित्व दिया हुआ है, और वो दायित्व है लोगों की सुनवाई करने का। और मैं जो भी पूरे राजस्थान से जो भी पीड़ित है और जो भी शोषित है, वंचित है, दलित है और ऐसे लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, और वो लोग आते हैं और उनकी बात को ऊपर तक प्रशासनिक अधिकारियों से बड़े संयमित तरीके से अच्छी भाषा को रखते हुए उनकी बात को ऊपर पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सहयोग भी करते हैं। हाँ। मैं तो आप तक पहुंचने के लिए आदमी को क्या करना होगा, कैसे वो आए? आ जाए प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में आए, मेरा अलग से वहाँ पे बैठने का स्थान है, तो वहाँ मैं करीब 11-12 बजे पहुँच जाता हूँ। फिर कोई सीमा नहीं है समय की, उसके आगे फिर जब भी कभी लोग आते रहते हैं उस हिसाब से उनकी सुनवाई करते रहते हैं। ये प्रकोष्ठ प्रबुद्ध प्रकोष्ठ या किस नाम से आप जिस पद पर अभी विराजित हैं? मैं पिछले 8 साल से करीब संयोजक हूँ, पूरे राज्य का प्रदेश संयोजक, इंटेलेक्चुअल सेल है भारतीय जनता पार्टी का, प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ, उसका संयोजक है। और भी मेरे पास दायित्व है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मारक है अपने धानक्या में, तो वहाँ का जो स्मारक है उसकी समिति में उपाध्यक्ष हूँ। एक हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन उसमें सह सचिव है। उसके अलावा चुनाव आयोग से जो भी संबंधित कार्य होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी मैं करता हूँ, देखता हूँ। और इलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें जिस प्रकार की भी व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्थाएं करने का भी काम मैं करता हूँ। मतलब मैं मेरे जीवन से पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को सेवा करने का अवसर। बिल्कुल। और कहते भी है ना कि कोई अपनी परेशानी लेकर आता है विक्रम जी, अगर ध्यान से हम उसकी खाली बात ही सुन लें तो शायद उसकी आधी परेशानी का हल तो वहीं पर हो जाता है। और सर आपका नाम तो जहाँ भी आता है लोग कहवे अरे जमीन से जुड़ा आदमी है, बहुत सीधा और सच्चा आदमी है। तो इस चीज के पीछे आप क्या मानते हैं? राजस्थान की मिट्टी से लगाव, वो जुड़ाव आपका हमेशा देखने को मिला है आपके हर काम में। तो ग्रामीण परिवेश की बात करें या संवेदनशीलता की बात करें, वो आपके हर चीज़ में झलकती है। इसका एक कारण रहा कि आपातकाल जब लगा था तो हम क्या है कि यहाँ से हमारे को जयपुर से निकाल दिया गया, हमारे पिताजी को और हमको। तो पिताजी को सीकर भेज दिया गया, तो हम गांव गए क्योंकि हमारे पास यहाँ सरकारी क्वार्टर था, वो सरकार ने खाली करवा लिया। तो हम जब गाँव में गए तो हम गाँव के वातावरण में रहे, हमें 2 साल पूरे गाँव का वातावरण देखने को मिला। गाँव में कैसे खेती होती है, कैसे जानवरों को रखा जाता है, कैसे जानवरों को क्या समस्या होती है, दूध कैसे, दही कैसे, छाछ कैसे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो हमारे तीज त्योहार, जो हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे जीवन के जो भी पहलू हैं, ग्रामीण पहलू, वो सब सीखने का मौका मिला, वो देखने का मौका मिला और उनको आगे बढ़ाने का भी मौका मिला। वे सारा पहलू अगर मारवाड़ी भाषा में आप सुन लिया तो कहीं सुबह रुक के गाँव री सुबह क्या होती, मोरिया बोलता, सही बात है, खेत में हल जोतता किसान। क्या बिल्कुल क्या खेत में जानो, बड़े जार जहाँ दही रोटी खानो, बाजरा की रोटी खानो, बाजरा को चूरमो खानो, अब स्वाद आयो बाता में, अब सब है क्या कहीं है। तो वो एक गांव को जो वातावरण है कि भाई अब आप देखो, पहले आजकल तो पीसा है, रुपया चाल का
पीसा चाल का। पहली तो मैं माँ की दादी है जो बाजरा एक भी कमाए थैली कमाए बाजरो गाल देती। हाँ। भी बाजरो ले जा और बेटे दुकानदार कन जाता वो बाजरो दे देता और गजग रेवड़ी ले रहा था। मुद्रा आई ही मतलब चीजा सब देता। हाँ। बहुत बड़ी बात है। मतलब करेंसी थी अपनी खुद की अनाज ही हो। हाँ। भी अनाज में लेर जाता और बैठे हुआ जिसके घर में जो है वो दे के फिर दूसरी चीज ले गाँव एक्सचेंज ऑफर हो गया सर। आप बोला ही नहीं एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज बिल्कुल भी टाइप की। तो गांव को जीवन तो एक बहुत ही अच्छा जीवन है, शांत जीवन है, प्रदूषण मुक्त है, खाबा पीबा की चीज़ें हैं वह सब, हरियाली, आपके जो भी हरी सब्जियां हैं वह खावा ने मिले, सीधी तोड़ खाओ खेतों से, बैठे ताज़ा तोड़ बैठे खाओ। और कहीं चना, कहीं गाजर, कहीं वह सब चीज़ें हैं जो वह आज भी यहाँ की यहाँ लागे के एक दूध को भी अलग ही स्वाद हो, घी को अलग स्वाद हो। अब वह सब चीज़ें थोड़ी बदलती जा रही है। कहीं घी गुड़ खाया करता, घी बन तो देखता सा आप पूरी बिलहणो हो तो फिर घी बन तो आप आंखें आके देखता जब लाख विश्वास हो तो घी मत है। और बात आई है कि सर्दी पड़ती बटे सीकर में सर्दी ज़्यादा पड़ती तो सुबह पहले बिल्कुल वह कामड़ा आमड़ा ओढ़ देखता तो मुंडा से जो भाप निकलती यहाँ की यहाँ निकलती जो ये है बचपन। और राजस्थान रो बचपन देखो आप भाप निकलता कामड़ ओढ़ी ओढ़ा बैठा खाट माते बैठा। फिर भी मैं बिल्कुल शाम का जब गर्मी का दिन होता तो बटे माँ के जो हवेली है भी मैं एक जगह ही तो भी मैं बंटवारा और रहे क्योंकि 4 भैया की हवेली तो भी मैं होती भाई आप माँ की जगह ही पर क्या सोखा सब आप आपका बटे एरिया में जो पानी को छिड़काव कर साफ सफाई कर बटे आपकी ढोलने लगा लेता, खाट लगा देता बटे फिर सोता। फिर माँ को होता को भाई माँ के एरिया में कहीं आ गया तो भी टाइप से आपस में वो चालते हो। और परिवहन का साधन ऊँट गाड़ा रे बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, आपने बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी भी होती। हाँ भैंसा गाड़ी भी होती। और भैंसा गाड़ी तो सीकर का की तरफ है बहुत ज्यादा रिवाज, थोड़ी पावरफुल ज्यादा होती भैंसा गाड़ी। पावरफुल नहीं मैं मानता कि भाई अच्छो भी मैं हिसाब से कि भैंसा के भी कहीं के दूध वूध कोरा को काम रहे तो फिर भी हिसाब से भी भैंसा ने भी मैं गाड़ी के अंदर जोत लेता। ऊँट गाड़ी को भी रिवाज काफी है बटे ने तो भी हिसाब से देखो जाए तो एक ग्रामीण जीवन है, वो एक आत्म संतोष को जीवन है। गांव का लोग है मन कदे आबाद को पतो कौन चाले वो कहीं जाती है कहीं बिरादरी है कौन सो धर्म है कहीं है कोई राजनीति को नहीं। आप देखो हमारे खाचरियावास गांव में एक सरपंच घनश्याम सिंह जी तो 17 साल तक लगातार सरपंच रहे लगातार। तो ये लोगों का विश्वास और प्यार है बिल्कुल। ये सबका आपस में प्यार था। एक बात आपको पूछनी चाहूँ सर, जब आपने अपना आदरणीय पिताजी फरमाए हो कि आप राजनीति में आ जाओ बी टाइम आप क्योंकि राम रो भगवान श्री राम रो उदाहरण दियो पर आप कहीं उन टाइम पुलिस सेवा में हाँ तो भगवान राम रो आप फर्ज निभाए क्योंकि आप ही सेवा ही। फिर पिताजी रो स्वर्गवास हो गया फिर आप राजनीति में आया कठिन कठिन कोई टीस होती वाला मन में कि बे उन टाइम कहो जब तो मैं नहीं आ पाया कठिन आप आज भी मैं सोचता हूँ अगर आज उनका मैं कहा मानता तो निश्चित रूप से मैं और भी व्यापक रूप में समाज की सेवा कर पाता, इस देश की हमारे प्रदेश की सेवा कर पाता। वो एक अवसर था, मतलब 20 साल पीछे रहे। 93 का समय था वो चुनाव थे और 2012 में मैंने जो नौकरी छोड़ी तो उस समय यूँ लगा कि वो अगर अवसर उनका कहा मानते तो निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं अच्छे स्थान पर होते। ये बिल्कुल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी उनका सपना है विकसित भारत का। उस सपने को आप किस तरह से देखते हैं? देखो ये तो हमारे इस भारत का सौभाग्य है, हमारे देश की 140 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि हमारे को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो दिन रात इस देश के बारे में सोचता है, इस देश के लोगों के बारे में सोचता है, इस देश की व्यवस्था के बारे में सोचता है और ये भारत 2047 में कैसे विकसित बने, कैसे हमारा गौरव और हमारा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय रूप से आगे बढ़े, ये हम समझते हैं कि इनके मुकाबले आज तक किसी ने नहीं सोचा और यही सोचकर हम राजनीति में आए थे। इन्हीं के उस दृष्टिकोण से हम राजनीति को हमने ज्वाइन किया था और हम देख रहे हैं कि वो उनका जो सोचा था वो हमारा सपना पूरा साकार हो रहा है। आज भारत की जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है किस तरह से आप ये देखिए कि देश ने उन्नति की है और अगर हम बताने लगे तो उसके लिए तो घंटों चाहिए। उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके शासनकाल की उपलब्धियां, उसको बताने में तो घंटे भी कम पड़ जाएंगे, दिन भी कम पड़ जाएंगे। किस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के जाल के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना
योगदान और अपनी जो उपलब्धियां हैं वो दी है इस देश को। गरीबों के बारे में उन्होंने बहुत सोचा है, बिल्कुल, और गरीब खिलाड़ी कल्याण के बारे में सोच बहुत रहा है। सोचा है। बिल्कुल, आज भी 80 करोड़ लोगों को आज उनका ध्यान है, महिलाओं का उत्थान उन्होंने किया, 30% उनका रिजर्वेशन का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, वंचितों, दलितों, हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो उनका सपना है 2047 में भारत निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र बनेगा और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और एक जो हमारे पहले के लोग सोचते थे कि भारत विश्व गुरु है, भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया भी बनेगा और विश्व गुरु का जो एक उसको सम्मान है निश्चित रूप से उसको मिलेगा। बिल्कुल। और अब देखने में ऐसा पानी बेटियां हैं, वे भी विश्व गुरु रो परचम डरा दियो चैंपियन। आप देखो तस्वीर, वो वही प्रधानमंत्री जी रे नेतृत्व में सपना पूरा हुआ। ये देखो अभी यानी हंसी खुशी बेटियां अब एक ब्रांड बन गई है, वर्ल्ड कप जीती, हाँ चैंपियन बन गई है और एक नई उपलब्धि है अपन वास्ते। बिल्कुल। तो जो क्या है बेटियां भी बेटा से कम को नहीं, तो बिल्कुल सही बात। कम बिल्कुल ही, क्योंकि बेटियां हैं भाई, खुद बेटियां हैं, तो कम सर, ज्यादा की बात आए इतने, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, तो एक जो सवाल मन में उठता है, युवाओं के लिए कोई संदेश आज अलबेलो राजस्थान के मंच के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह वो तैयारी करें आगे बढ़ने की? युवाओं को देखो, सबसे पहले तो अपने मन में एक बात ये करनी चाहिए, मन में धारणा बनानी चाहिए कि हमको करना क्या है। वो पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि अब वो समय नहीं था जो हमारा वाला समय था कि हम जैसे अवसर मिला वैसे ही हम ढलते गए। अब प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धा के युग में 90 से और 99.99% तक एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। उसमें आपको पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और जो आपकी रुचि का विषय है उसको आप अडॉप्ट करो। कोई भी विषय अपने आप में कमजोर नहीं है और समाज से जुड़ने के लिए आप जो भी विषय, अगर आप जिसको आपने चयन कर लिया उसमें आप अपना पूरा भरपूर उसमें पूरी ताकत लगाइए और उसको ताकत लगा के आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि भाई अब हमको अवसर अपने आप मिलेंगे, अब अवसर मिलेंगे नहीं, अब अवसर बनाने पड़ेंगे और अवसर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कलाम साहब कहते थे कि मतलब आपको सपने पूरे करने के लिए आप सपना लो, सपना पूरा करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा और आपको जागकर पूरी मेहनत कर करके वो सपने पूरे करने पड़ेंगे। तो वही है, युवाओं को भी इसी दृष्टिकोण से काम करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसी मार्ग पे चलना पड़ेगा। कोई सा भी क्षेत्र हो, सब क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो विक्रम कोई जी, पशुपालन करे, खेती करे, राजनीति करे, शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, उद्योग धंधा, व्यापार, कुछ भी करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अलबेलो अंदाज आपने हुआ है, तो भी मैं दो तीन सवाल पूछाला सर, छोटा छोटा जवाब आपने देना होला। अलबेलो, तो पहला है, मैं पूछूं, आप ही पूछो। खाबा में काई मतलब खानों काई पसंद है? दाल बाटी चूरमा की बात करें, छाछ राबड़ी की बात करें, ऑप्शन मत दो आप। बाजरा को खींचड़ो आगो टाइम। हाँ बिल्कुल, अब मन की बात कर ली, सब समय आएगा। बिल्कुल। और मनपसंद घूमन को जगह राजस्थान में या बारागटी? राजस्थान में तो मनपसंद को घूमबा की जगह आपने करनी माता जी को मंदिर है, आपने श्रीनाथ जी को मंदिर है, आपने सालासर जी को मंदिर है, आपने तो कई मंदिर है, आपने गोविंद देव जी महाराज को मंदिर है, गणेश जी महाराज को मंदिर है, मोती डूंगरी को। तो मंदिर घना पसंद है आपको? तो आपकी इतनी जगह पर पोस्टिंग रही सर, पसंदीदा पोस्टिंग वाली जगह? मुश्किल है लेकिन फिर भी। मैं जयपुर में कोतवाली और विधायकपुरी 2 जगह रही, वो अच्छी रही मेरी, बहुत लंबे समय तक रही। 6 साल तो मैं विधायकपुरी रहा और 4 साल कोतवाली में रहा लगातार। जैसे जनरली 2 साल का ही समय दे पाते लोगों को। कुकिंग रो भी सो के घर खानो वानो बनाउन को आपरे भोजन बाजरा को खींचड़ा की बात आई जब पूछ रहे होते। बाजरे का कौन बनाता है आज भी बाजरे का खींचड़ा? बाजरे का खींचड़ा हमारी धर्मपत्नी बनाती है, बहुत स्वादिष्ट बनाती है। बिल्कुल, उसको मूसल में कूट काट के और फिर अच्छे तरीके से। तो फिर मनपसंद अभिनेता ही पूछ ले आप, मनपसंद अभिनेता अपना पुराना नवा में? अब आप शम्मी कपूर हैं। अरे तो शम्मी कपूर साहब को सुंदर सो गीत सुना दिया आज चलते चलते। क्योंकि जीनो भी मुश्किल है और मरनो भी मुश्किल है, कहीं तो करना ही पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। आपका आभार साहब, धन्यवाद आपका। हाँ।